आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर के लखनऊ मेट्रो में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो करा रहे हैं, वो सीरीज चल रही है। और जैसे अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनके भी एनालाइज यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अगर वो आप एनालाइज भी देखते हो तो आपसे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में वो किस तरीके से, क्या ट्रेंड है उन क्वेश्चनों का, तो वो वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रिकल का जो मैं पेपर करा रहा हूँ तो उसमें सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। जितने भी तरीके के उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पर। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें कितनी वैरायटी बन सकती है वो सारी मैं बताता हूँ। इस वजह से वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ पर कोर्स भी कराया जाता है, फ्री कोर्स होता है बिल्कुल। और अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे जीएस वगैरह की क्लासें वो भी स्टार्ट हो जाएंगी हाल ही में। तो बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एलएमआरसी में कम टाइम था इसलिए इनका रिवीजन जो मैं है वो क्वेश्चन के थ्रू करा दे रहा हूँ। और बाकी का जो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है उनका पूरा कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि रेजोनेंस जो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उनका जो मेल है वो पूछा गया है किस तरीके से, मतलब क्या दोनों का मेल मिलाप रहता है। तो अगर हम बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होते हैं वो दोनों ही इक्वल होते हैं। आरएलसी सीरीज की बात होती है, ठीक है। अब इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स सी लिखा जाता है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसको एक्स एल लिखा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का फॉर्मूले की बात आती है तो एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला जो होता है 1/2 पाई, ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है। यहाँ पर एफ सी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अब अगर हम बात करें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी अगर बात करते हैं हम, तो ये हो जाता है 2 पाई एफ एल। अब यहाँ पर आपको ये एफ सी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ बातें याद करने की वाली हैं। वो ये कैपेसिटर जो होता है वो हमारा फैराडे में होता है, ठीक है। फैराडे में नापा जाता है जिसकी यूनिट होती है। और जो हमारा इंडक्टर होता है वो हेनरी में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी आती है वो हर्ट्ज में होती है हमारी, ठीक है। बाकी आप ये पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हो, ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे, या आप ले सकते हो 3.14। दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आप ये ले सकते हो पाई की जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इसमें, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। उसी तरीके से मैंने आपका लेवल सेट किया है कि पेपर में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक में जितने भी तरीके के क्वेश्चन करते हैं मैं वो साथ में लेकर चलता हूँ। कह रहा है इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हो, हिंदी में नहीं, तो वो मैं सारे क्वेश्चन लेकर के चलूंगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कह रहा है एक प्रकार अर्धचालक को बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ जोड़े जाने वाले अशुद्ध डैश है, ठीक है। अशुद्धता की बात करते हैं। अब इसमें समझने वाली ये है कि एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट जो ट्राइवेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट से मतलब होता है जो भी हमारा इसमें जो मेटल यूज हो रहा होगा उसके जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको क्या करते हैं हम, उसको हम ऐड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। किसमें? ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर प्योर को कहते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इंट्रेंसिक, ये भी पूछा जाता है कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक क्या है, ठीक है।
अब इंट्रिंसिक होता है पूरी तरीके से शुद्ध जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, कौन सा यूज में लिया जाता है, हम जर्मेनियम और सिलिकॉन हम यूज में लिया करते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होता है जब इसमें हम इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी किस तरीके से मिलाई जाएगी, या तो वो पी टाइप बनाने के लिए मिलाई जाएगी या तो एन टाइप। जब पी टाइप बनाने के लिए मिलाई जाती है तो वो मेटल चुना जाता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो उससे जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ये इम्प्योरिटी है, अभी मैं आपको बताऊं, ये जो इससे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, जो भी मेटल होंगे जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको इसमें मिला दिया जाएगा, फिर उससे ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे ये बन जाता है तो इसको इसमें जो बनता है हमारा वो पी टाइप बन जाएगा। अगर बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो इसमें जो हमारे हैं पेंटावैलेंट यानी कि 5 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन मेटलों में आउटर मोस्ट सेल में, तो उनको यहाँ पर मिलाया जाता है। उनको जब हम मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो वो जो होता है वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में चेंज हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में चेंज हो जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब ये पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल बता दिए मैंने। इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डीएमआरसी में पूछा गया था, ठीक है, और ये भी पूछा गया था 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल ये भी कई बार पूछा गया, ठीक है। यूपी मेट्रो की बात करें या लखनऊ मेट्रो की, या बात करें डीएमआरसी की, ठीक है, या मुंबई मेट्रो की बात करें, तो हर जगह ये पूछा गया है, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर दरअसल ये बात है, आपको पता क्या चलेगा कौन से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन से 3 ट्राई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो जो पदार्थ हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम मिलाया जाता है इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। गैलियम की बात करूँ तो गैलियम भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है, और बोरोन की बात करूँ तो बोरोन भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बचता है सिर्फ एक, ठीक है, यानी कि आर्सेनिक का यूज किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैटेगराइज करके लिख दिया है। जो पेंटावैलेंट होते हैं यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक आर्सेनिक, ठीक है, जिसको एस से दर्शाया, एंटीमनी जिसको एसबी से, और फोस्फोरस जिसको पी से दर्शाया जाता है। इस तरह की इम्प्योरिटी मिला के आप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगर ट्री वैलेंट यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लाइक इंडिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम टाइप, गैलिनियम टाइप के मिला के, ठीक है, जो हमारा है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बना दिया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एक्सेप्टर टाइप होता है, और जो डोनर होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। डोनर मतलब देने वाला, एक्सेप्टर मतलब लेने वाला, ठीक है। इम्प्योरिटी एटम पेंटावैलेंट है, ये मैं बता चुका हूँ। पेंटावैलेंट बोले तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, और इसमें ट्रीवैलेंट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डोनर तो ये बाकी इतना ही है, ठीक है, वो बाकी आपका काम। ये है 555 आईसी। अगर आपने आईटीआई में ढंग से पढ़ा है तो 555 आईसी का तो बहुत यूज़ किया होगा, ठीक है, सर जी ने आपको दी होगी और बहुत प्रोजेक्ट बनाए होंगे 555 आईसी का। तो इसमें पूछा है कि इसकी क्या मुख्य अनुप्रयोग क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ 555 आईसी। तो 555 आईसी को हम कहते हैं क्या, टाइमर आईसी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल जनरेट करता है, टाइम एज अ टाइमर के यूज़ में भी लिया जाता है, ओपेम्प के यूज़ में भी, ओपेम्प भी बना सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको हम टाइमर आईसी कहते हैं, इसका दूसरा नाम टाइमर आईसी भी है। और इस तरीके से इसको देखने को मिलती हैं। ये 4 पिन इधर होती हैं, 4 पिन उस साइड होती हैं इसकी, ठीक है। अब पिन के नेम याद रखना जरूरी है कि पिन का कार्य, कौन सा पिन का क्या कार्य है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहली पिन जो होती है वो हमारी ग्राउंड हो जाती है, ठीक है, ग्राउंड हो जाएगी। और जो हमारी 8 पिन है इससे वीसीसी, यानी कि पहली पिन और आखिरी पिन में हम जो है वो वोल्टेज देने वाले हैं। पहली पिन ग्राउंड कर देंगे और 8वीं पिन पे हम वोल्टेज दे देंगे यहाँ पर। और दूसरी पिन की बात करें तो ये ट्रिगर के काम आती है, मतलब इसमें ट्रिगर दिया जाता है, जैसे ऑन ऑफ जो होता है ना वो ये डिजिटल सिग्नल जिसको कहते हैं, ऑन ऑफ, ठीक है। इस जो ये उठा है ना, ये मतलब हाई गया है तो इसको 1 कहते हैं, और इसका मतलब होता है हाई, ठीक है। और ये लो गया है, इसको कहता है लो, और इसका मतलब होता है 0।
ठीक है। तो हाई लो होता है और ये इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। इसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं, ठीक है। और वहीं 3 जो हमारी 3 पिन है, पिन नंबर 3, उससे हमारा आउटपुट मिलता है। 4 पिन से रीसेट कर दिया जाएगा पूरे सर्किट को। अगर 7 नंबर पिन की करें तो ये डिस्चार्ज करने के काम आता है, जो इसका कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाता है, उसे डिस्चार्ज। और थ्रेश होल्ड की बात करें तो 6 नंबर पिन थ्रेश होल्ड का है और 5 नंबर पिन वोल्टेज कंट्रोल करता है वोल्टेज को, ठीक है। तो ये सारी आपको पिन जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूछा गया है, ये DMRC में पूछा गया था कि कौन सी पिन किस काम के लिए यूज में ली जाती है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एलईडी एमिट लाइट, एलईडी जो लाइट है वो एमिट कैसे करती है, ठीक है। तो एलईडी की अगर मैं बात करूँ तो वो इसकी जो फुल फॉर्म है, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसमें 2 तरीके की फुल फॉर्म बन जाती है, एक एलईडी होती है हमारी और एक एलसीडी होती है, ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, एमिटिंग डायोड, ठीक है। और वहीं एलसीडी की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है इसकी, लिक्विड, ये मैं मिटा के इसको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। आपको है ना बेसिक साथ में रख के चलना पड़ेगा, तभी पेपर क्लियर होगा, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल, CRY, क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलसीडी और एलईडी की दोनों की बात कर दी, ठीक है। अब जो एलईडी का डायग्राम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। ये यहाँ पर ये बैरियर बना दिया और ये लाइट बना, ठीक है। ये हमारा आपको पता होगा एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। जब एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा, यानी कि मैंने बता दिया था, ये P मान लीजिए आप, ये N मान लीजिए, और यहाँ से जब यहाँ करंट फ्लो होगा नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बेस्ड होता है, ठीक है। डायोड का जब चैप्टर पढ़ाया था, ये एक तरीके का डायोड ही है, मगर इसमें क्या होता है, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर से लाइट जो है वो एमिट होती है, लाइट हमारी जो निकल करके आती है, किरणें हमारी निकलती हैं, ठीक है। और जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में, जब भी करंट जो पास है वो हमारा एनोड टू कैथोड हो, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये देसी जुगाड़ बताता हूँ मैं आपको पेपर क्लियर करने के लिए, एनोड टू कैथोड हो, ठीक है, कैथोड हो, तो ये फॉरवर्ड वेज हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉरवर्ड वेज, फॉरवर्ड व्यास, फॉरवर्ड बेस्ड हो जाता है, ठीक है। अगर रिवर्स बेस्ड में करोगे तो इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा जो डायोड होता है, ठीक है, या आप सिंपल डायोड ले लो या एलईडी डायोड ले लो, ठीक है। ये डायोड जो होते हैं वो क्या करता है, रिवर्स बेस्ड पे है ना, इसके अंदर सेवरल मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि इनका जो बैरियर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिस वजह से जो करंट है हमारे वो फ्लो नहीं हो पाता। फॉरवर्ड रिवर्स बेस्ड की बात करें, यहाँ पर रिवर्स बेस की बात करें, ठीक है। और जैसे ही हम फॉरवर्ड बेस पे करते हैं तो इसके अंदर से करंट का प्रवाह होने लग जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जो है इसका जो बैरियर है वो भी पतला हो जाता है, वो भी नैरो बैरियर हो जाता है, जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाते हैं, ठीक है। और लाइट जो है वो एमिट करने लग जाएगी, या डायोड होगा वो आगे करंट पास कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट आंसर है ए। और यहीं पर बात आती है जेनर डायोड की, ठीक है। तो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बेस में लगाया जाता है, मतलब उल्टा वो यूज में किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अभी मैंने एनालाइज कराया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद कल पूछा गया था, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके से एलईडी बना दी है, ये पॉजिटिव है, आपको ये बताया था, ये एनोड होता है हमारा, ठीक है, ये एनोड होता है, और ये हमारा कैथोड होता है। जो मैं आपको तरीके बताता हूँ ना याद रखने का, वो देसी तरीका बताता हूँ, वो देसी तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। एनोड टू कैथोड इस तरीके से होता है, ये फॉरवर्ड बेस हो गया, आपका एलईडी जो होगी वो ग्लो करने लगेगी। कह रहा है एक जर्मेनियम डायोड की वोल्टता में कटौती है, ठीक है। कट इन वोल्टेज बोल दो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, ठीक है। कितना होता है जर्मेनियम में? होता है 0.3, ठीक है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाता तो 0.3
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। ठीक है, अगर यहीं पर बात करता अगर सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन का बताया था मैंने आपको कि सिलिकॉन का जो होता है, सिलिकॉन का जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर कट वोल्ट की बात आएगी, मतलब कट इन वोल्टेज की बात आएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.7 वोल्ट ओनली। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा छठा क्वेश्चन है, एक विद्युत रोधी के लिए सबसे वांछनीय गुणधर्म क्या है? विच इज द मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर? इंसुलेटर की सबसे डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है? वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उसकी जो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसको कैसा भी मोड़ लो तोड़ लो, अगर जैसे आपका कंडक्टर है, कंडक्टर किसी भी इंसुलेटर के अंदर जा रहा है, तो इंसुलेटर की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, वरना क्या होगा, आपका जो इंसुलेटर है वो अगर हमने मोड़ा, अगर वो चटक गया तो उसमें क्या होगा, लीकेज हो जाएगा करंट का जैसे लीकेज होने लगेगा तो हमारा जो है करंट का नुकसान तो होगा ही होगा, अगर जो भी प्रॉपर्टी है, मशीन है, इक्विपमेंट है या मैन पावर है, उसका भी नुकसान होगा। ठीक है, उनको भी शॉक लग सकता है। तो इसलिए जो इंसुलेटर है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहा जाता है? ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। आपने देखा होगा जो डीटीसी बसों में देखा होगा आपने, जो बसों में टिकट दिया करते हैं वो भी जो प्रिंट होता है वो पेपर आपका कार्बन पेपर होता है, उस पर बस आपको जो हमारा जो इम्पैक्ट है वो दिया जाता है, वो अपने आप ही प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जो कार्बन पेपर होता है वो। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके की कुछ मशीनें देखी होंगी, इस तरीके की, और यहाँ पर ये आपने इस तरीके की देखी होंगी, जो आपकी गैस वगैरह की पर्चियाँ आती हैं वो इस तरीके से आपने देखी होगी, और इसमें आवाज़ आती है खिच 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 करके। ठीक है, तो इस तरीके की मशीनें काफ़ी आवाज़ जो है वो करती हैं ये। अगर हम बात करें आठवां क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी? कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, एक इसमें जो मेन सर्वर होता है जो कि सबों में फैलाता है जो अपने सिग्नल को होते हैं। ठीक है, स्टार हमारा एक नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क बनाता है, रिंग भी अपना नेटवर्क बनाता है और बस भी अपना एक नेटवर्क बनाता है, और डेजली चैन जो होता है वो आपका एक नेटवर्क नहीं बनाता, बेसिकली वो एक पीसी से दूसरी पीसी, फिर दूसरे पीसी से तीसरी पीसी में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर का इसमें क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जो कि आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो अगर आईटीआई की बात करता है सिलेबस में जो है वो कंप्यूटर का भी पोर्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बस टोपोलॉजी ये हो गई, रिंग टोपोलॉजी ये हो गई, स्टार टोपोलॉजी ये हो गई, मैश ये हो गई। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी हो गई। कह रहा है नौवां क्वेश्चन है, विच मेटल हैज़ हाईएस्ट कंडक्टिविटी? ये सभी को पता है और पता होगा, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हुए हैं यहाँ पर, जो इजी हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े गए हैं। कह रहा है 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर हैज़ बेटर कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर की बात करें तो वैनकुलाइज इंसुलेटेड जो रबर होता है उसका हाई जो होता है वो हाई टेम्परेचर के इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, अगर 11वां क्वेश्चन की बात करें और टेफ्लॉन की बात की जाए, तो टेफ्लॉन आपने देखा होगा सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग के ऊपर एक टेफ्लॉन की पन्नी होती है पीली कलर की, वो लगा देते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग जैसे आप एसएमडी मशीन यूज़ कर रहे हो, तो एसएमडी मशीन जब यूज़ करते हैं तो आईसी के ऊपर जो आईसी हम जैसे हमें दूसरी आईसी निकालनी है, उसके बगल में दूसरी आईसी, अगर वो आईसी शॉर्ट ना हो तो इसके वजह से उस पर क्या करते हैं, उस पर हीट न लगे तो टेफ्लॉन की पन्नी आती है उसको लगा देते हैं, टेप टाइप की होती है उसको लगा देते हैं, फिर हीट देते हैं दूसरी आईसी पर। ठीक है, जिससे और भी साथ की आईसी हैं उन पे हीट नहीं जाती है। ठीक है, टेफ्लॉन का मैंने यूज़ बता दिया वहाँ पर। कह रहा है व्हाट ट्रिगर मोड इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग अ सिग्नल पल्स? सिग्नल पल्स को कैप्चर करने के लिए कौन सा जो हमारा ट्रिगर मोड है वो यूज़ किया जाता है? ठीक है, आपने ऑक्सीलोस्कोप यूज़ किया होगा और चला कर भी देखा होगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, और जिसका मतलब आंसर नहीं आता, जिसको आता नहीं है, तो वहाँ पर नो लिख देना, तो उसका आंसर मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, या अगले क्लास में इसको ले लूँगा या तभी मैं उसका आंसर दे दूंगा। कह रहा है 13वां क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट है, 2 एम्पियर है पर रेट के लिए एक सोलर सेल उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा संरूपण 6 वोल्ट बैटरी को 4
एम्पियर दे सकता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी को कब जोड़ने पर ये इसका वोल्टेज बढ़ता है और कब जोड़ने पर इसका जो है करंट बढ़ता है। अगर हम बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं, अभी इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैटरी को जोड़ने पर कैसे कैसे क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। सीरीज में जब जोड़ते हैं, मान लीजिए ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और बैटरी जोड़ते हैं हम, सीरीज में जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, इस पर क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये माइनस, ये प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बैटरी जोड़ दी गई है, ये फिर 2 वोल्ट का है हमारा। और फिर यहाँ पर हम एक और बैटरी जोड़ते हैं, फर्दर एक बैटरी जोड़ते हैं और फिर यहाँ पर इसको कनेक्टिविटी देते हैं, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया हमारा, और मान लीजिए ये 3 वोल्ट की है, ठीक है। जब हम यहाँ से इसको वोल्ट मीटर लगा के, मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर को लगा के इसको चेक करेंगे, यहाँ पर जो करंट आएगा वो हमारा प्लस आएगा, वोल्टेज आएगा, और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब इसको हम चेक करेंगे यहाँ से वोल्ट मीटर लगा के, ठीक है, दोनों प्रोब जो एक यहाँ लगा देंगे और एक प्रोब यहाँ लगा देंगे, जब हम इसको चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज आएगा। ये जो वोल्टेज है वो सीरीज में लगाने पर ऐड हो जाता है, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, ठीक है, इक्वल टू 7 वोल्ट जो हमारा है वो आउटपुट आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर हम करंट बढ़ाने की, भैया वोल्टेज बढ़ाने की बात आ गई, अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो अगर हम करंट बढ़ाने की बात करें, यहाँ पर मैं करंट का समझाता हूँ, ठीक है, मेरे को और स्लाइड जोड़नी चाहिए थी इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ, तो करंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो होगा आपका जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट नहीं बढ़ेगा यहाँ पर आपका, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो डेली यूज में तो यूज होता ही है, ठीक है, डेली यूज में तो होता ही है और पेपर में भी आता है, तो ये तो आना चाहिए, बेसिक है ये तो, ठीक है, ये आना चाहिए। अगर मैं करंट की बात करूं, अगर बैटरी में करंट का बढ़ाना है तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ एक बैटरी, ये ले ली, ठीक है, ये मैंने यहाँ कनेक्ट करी और ये माइनस हो गया, और ये बैटरी है 2 वोल्ट की और 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर हावर की, ठीक है। फिर एक और फर्दर बैटरी और लगाता हूँ मैं, ठीक है, सेम रेंज की रहेगी, क्योंकि मैं बार बार इसमें लिख नहीं पाऊंगा, जगह काफ़ी कम है, तो सेम रेंज की रहेगी, इसी रेंज की है, 2 वोल्ट की है, ठीक है। इसको यहाँ से यूँ करके कनेक्ट किया, इसको यहाँ से यूँ करके कनेक्ट किया, ये पैरेलल कनेक्शन होगा इसके, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक और बैटरी लगाता हूँ और फिर मैं फर्दर और इसको कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये कनेक्शन किए, यहाँ पर ये कनेक्शन किए, ठीक है। इसकी भी रेटिंग जो है वो सेम है। अगर जब यहाँ पर मैं जो हमारा मीटर है, मल्टीमीटर, उसको एमीटर पे सेट करके जब यहाँ से मैं वोल्टेज, जब यहाँ पर मैं करंट चेक करूँगा, ठीक है, करंट चेक कैसे किया जाएगा, एक प्रोब तो लगा दी जाएगी डायरेक्ट इसमें, ठीक है, और यहाँ पर होगा कोई लोड, ये हमारा मान लीजिए लोड है कोई, ठीक है। आपको करंट चेक करना भी आना चाहिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट लगा दिया एमीटर बुक जाएगा आपका, ठीक है, और एक यहाँ पर लगा दोगे आप, और ये जो प्रोब है वो एक यहाँ लगा दोगे, जो करंट है वो मीटर के थ्रू जाएगा आपके, ठीक है, इस तरीके से लगा दोगे। ये प्रोब आप इसमें भी लगा सकते हो, ये प्रोब आप इसमें भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसमें लगाओगे तो यहाँ पर जो आपका जो एम्पियर है वो एम्पियर आ जाएगा, एक एम्पियर इसका आएगा, ठीक है, इस वाली बैटरी का, 1 एम्पियर इसका बैटरी का आएगा, 1 एम्पियर इसका आएगा, ठीक है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो ये जो 3 एम्पियर है वो 1 घंटे में हमें देगी, ठीक है, तो 3 एम्पियर इन 1 आवर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी कि यहाँ पर बढ़ जाएगा और वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन बन करके आएगी। अगर अब बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो देखते हैं हम। कह रहा है 1.5 वोल्ट के हमारे पास सेल है, ठीक है, और 2 एम्पियर हमारे पास क्या है, करंट है बैटरी का, प्रति बैटरी का जो है हमारे पास करंट है।
हमको बनाना है कितनी, 6 वोल्ट बनाना है, 4 एम्पियर बनाना है। ठीक है, अगर हमें 4 एम्पियर बनाना है, 4 एम्पियर बनाना है, हमें दिया कितना है, 2 एम्पियर है, यानी कि 2 तो बैटरी पैरेलल में लगेंगी। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर आप 2 बैटरी पैरेलल में लगा दो। ठीक है, ये 2 बैटरी, एक बैटरी यहाँ बनेगी और एक बैटरी यहाँ बना दो। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ और बेसिक मैंने नीचे समझाया भी। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप ध्यान से समझते जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स कहता है ना, बिल्कुल मतलब इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल मतलब बंदे है ना बिल्कुल समझ जाएंगे, बस समझने का तरीका थोड़ा अलग चेंज करना पड़ेगा बस। अब आपको कितना दिया, ये 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 वोल्ट आपको दिया गया है। अब 1.5 वोल्ट कैसे कैसे हो सकता है ये बताइए आप, 1.5 वोल्ट कैसे कैसे हो सकता है। अब देखो इसमें 1.5 में क्या कहते हैं, 1.5 को अगर मैं 4, ठीक है 4 सेल अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना और देखना, अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस, ये माइनस था, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, मैं कलर चेंज कर करके आपको बताने की और बढ़िया तरीके से कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और बैटरी लगाता हूँ मैं, 4 बैटरी लगाएंगे। ठीक है, और वो मैं बताऊँगा क्यों लगाएंगे। ठीक है, एक और बैटरी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये इसका ये माइनस हो गया और ये इसका ये प्लस हो गया। आपको सीरीज मैंने यहाँ पर बताया ना, तो उसी तरीके से होगा। और फिर मैं एक और चेंज करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ बैटरी। ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब मेरे को ये बताइए, नीचे वाला भूल जाइए, यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना वोल्टेज आएगा, कितने सेल हैं यहाँ पर है एक सेल ये हो गया। ठीक है, मतलब एक बैटरी ये हो गई, 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 और एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। कितना है, 1.5। तो 4 का कितना होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का 6 वोल्ट हो जाएगा। जब 4 का 6 वोल्ट हो जाएगा, सीरीज में लगा दिया हमने, ये सीरीज में लगा दिया ना। अब बिल्कुल देखना, एक बैटरी हम यहाँ लगाते हैं, एक बैटरी हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर भी एक और बैटरी लगाते हैं। ठीक है, जिसको समझ में ना आए बता देना, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा इसको। बहुत बहुत मतलब आसान है इसको समझना तरीके से। बंदों को समझ में ना आए ना, फिर मेरे को बता देना, दोबारा समझा दूंगा, वैसे आसान है काफ़ी। ठीक है, अब ये 2 सर्किट हो गए। 2 मतलब सर्किट कहने का मतलब है, ये ऊपर 6 बैटरी ऊपर हो गई, 6 बैटरी हमारे पास नीचे हो गई हैं। ठीक है, 4 बैटरी ऊपर, 4 बैटरी नीचे थोड़ा। ठीक है, अब ये 4 बैटरी ऊपर हुई हैं, यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया यहाँ पर, और 6 वोल्ट यहाँ पर हो गया भाई, हो गया ना 6 वोल्ट। 4 बैटरी यहाँ पर लगा दी, 4 ये 1.5 वोल्ट की हैं। अब इनको जब मैं पैरेलल में कनेक्शन करूँगा, तो पैरेलल में कनेक्शन यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, जब पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि वोल्टेज तो 6 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर मैं एमीटर लगाता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूँगा, क्योंकि मैंने सीरीज में इसको कनेक्ट किया है, तो एक बैटरी कितने की है, एक बैटरी 2 एम्पियर की है, 2 एम्पियर की एक बैटरी है। ठीक है, यानी कि ये पूरा सर्किट 2 एम्पियर देगा, मतलब ये पूरी बैटरी का जो आपने कनेक्शन किया है सीरीज में 2 एम्पियर देगा, ये भी 2 एम्पियर देगा, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो 4 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि 4 एम्पियर आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको देखना है कि आपको 2 पैरेलल में लगाने हैं, ये 2 पैरेलल आ गए, और 4 जो सीरीज में लगाने हैं। ठीक है, 4 सेल हमारे सीरीज में लगेंगे और सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको इसको समझाया। ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो बता देना, दोबारा क्वेश्चन लगाकर समझा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर 14 क्वेश्चन की बात करूँ, 14वें क्वेश्चन की बात करूँ, तो इसको भी आपको न्यूमेरिकल हैं थोड़े, तो ठीक है, इनको समझना जरूरी भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आने चाहिए आपको। ठीक है, ए और बी की बात करूँ, ये 30 को हटा, 300 ओम का हटा दीजिए, बाकी अभी हम जो पैरेलल में है ना उनको पहले कनेक्ट मतलब कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 2/100 हो गया ना। जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 50 ओम आ गया। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे को 50 ओम। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसको क्या लिखूंगा, 2/200।
जब इसको काटूंगा तो 1/100, 1/100 कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 ओम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 ओम, ठीक है, ये मैंने 100 ओम लिख दिया। अब इसको इससे पहले क्या है ना, सभी को कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये सभी सीरीज में लगे हैं। इसके सीरीज में ये लगा है, ठीक है, इसके सीरीज में ये लगा है, इसके सीरीज में ये लगा है, और इसके सीरीज में ये लगा है, ठीक है। इस तरीके से इसको देख लेना, ठीक है। अब जैसे ही इसको सीरीज में कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 कितना हो गया 100, और ये 100 यहाँ पहले से ही है, तो 50 50 100 200 300 तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब इसको जो, अब ये पैरेलल में हो गया हमारा, ठीक है। अब ये किस तरीके से बन गया ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आपका ये हो गया, और ये आप इस तरीके से इसको ले लीजिए। ये 300 ओम अभी आपने जो कैलकुलेट किया है वो ये 300 एम है, ये वाला 300 ओम है, ये वाला, ठीक है। ये 300 ओम दे रखा है, ठीक है। और ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ पर आपको चेंज करना है, चेक करना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। अब क्या फार्मूला लगेगा, वही जो यहाँ पर लगाए हैं फार्मूला मैंने लगाया है यहाँ पर 1/R1 + 1/R2, और यहाँ पर ये जो है वो यूँ है, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला जो है वो आपको लगा देना है। क्या लगेगा भाई, यहाँ पर लगेगा 1/300, ठीक है, + 1/300। जिसको भी समझ में ना आए ना मेरे को बता देकर वो, ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा आपको किस तरीके से और किस तरीके से बढ़िया तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर 2/, ठीक है, ये लिखूँगा, और जब इसको काटूंगा तो 150 आपका आंसर आ जाएगा, 150 ओम आपका आंसर आ जाएगा, और यही राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपके समझ में ना आए तो मेरे को बता देना, मैं और इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। 15वां क्वेश्चन है ये आपका, कह रहा है कि एन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें कह रहा है एएम में डीमॉड्यूलेशन टेक्निक को क्या कहते हैं, किसको जाना जाता है। जो हमारे एनवेलप डिटेक्टर होता है वो एज ए डीमॉड्यूलेशन जो एएम में है उसको यूज़ किया जाता है। कौन करता है, एनवेलप जो है हमारा डिटेक्टर को यूज़ में लिया जाता है। इस तरीके से ये देख सकते हो, ये क्या है, मॉड्यूलेशन वेव है। यहाँ पर भी होगी यूँ करके, अपने किताब में देखी होगी जब किताब आपने पढ़ी होगी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन आपको का न्यूमेरिकल है इसलिए लंबी क्लास चल गई होगी, और बाकी मैंने क्वेश्चन को आपको ढंग से बताया। आपको यह है कि हड़बड़ी नहीं मचानी है क्वेश्चनों को लेकर कि सर क्वेश्चन लेकर के आइए, क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। उस क्वेश्चन में मैं तरीके बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो, और कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कितनी वैरायटी बन सकती है उन क्वेश्चनों में। तो वो सारे क्वेश्चन लेकर के मैं चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दूंगा ना तो फिर पता है क्या होगा, आप पहले के पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, पहले के पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, पहले के पढ़ लोगे। मैं जो कराने वाला हूँ मैं इस तरीके से कराने वाला हूँ कि आप पढ़ोगे, आपकी रिवीजन भी रहेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन से मैं प्रीवियस की जितने भी क्वेश्चन जो लिंक कराए हैं वो सारे लिंक करा के चलूँगा, जिस पेपर तक जो है वो सब आप अपने माइंड में होल्ड कर पाओ, ठीक है। तो वो सारे मैं लेकर के चलूँगा। अब सर बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन ज़्यादा कराइए, क्वेश्चन ज़्यादा कराइए। क्वेश्चन ज़्यादा तो करा दूंगा मैं। अभी देखो मेरे पे सारे ये बने हुए रखे हैं, सारे मैंने जो है टीम ने बना करके रख दिए हैं, ठीक है। मगर मेरे को समझाने उतने ही हैं जितने आपकी मतलब समझ में आए, और जिनसे मैं क्वेश्चन ज़्यादा बना पाऊँ। अभी ज़्यादा बना दूंगा तो फिर ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे को भी और दूसरी क्लासें लेनी होती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है आपके लिए, ठीक है। बाकी कल करते हैं, और मैं डीपली पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बस जुड़े रहिए, प्यार ऐसी बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।